हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में जब भी हम मिलते हैं तो कुछ चीज़ें दोहराते हैं। मसलन कि कानूनी सहायता के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रावधान कर रखा है कि कोई भी व्यक्ति कानूनी सहायता से वंचित नहीं रहे, खास करके वे लोग जो पहुंच नहीं रखते हैं, जिनके पास पैसे की कमी है या पैसा नहीं है। वैसे लोग जो समाज में सबसे हाशिए पर पड़े हुए हैं, इन सब के लिए अलग व्यवस्था की गई है। उस व्यवस्था में है कि SC, ST, महिलाएं, ट्रांसजेंडर और जिनकी आमदनी 3 लाख रुपए से कम है, उन लोगों को कभी भी कहीं भी कानूनी निःशुल्क सहायता लेने का अधिकार है। कानूनी सहायता की अगर तुरंत जरूरत पड़ जाए और आपकी पहुंच नहीं हो तो एक नंबर याद रखिए, 15100। कभी भी कहीं से भी आप करके आप अपनी समस्या बताइए और आपको कानूनी सहायता मिल जाएगी। आपके मामले में विधिक सेवा प्राधिकार संज्ञान लेगा। हर बार इन चीज़ों को हम आपको इसलिए बताते हैं कि आप अपने भी इसका फ़ायदा उठाइए और दूसरों को भी कहिए जो लोग समाज से वंचित हैं, इसलिए वो न्याय की सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाए कि उनके पास पहुंच नहीं थी और पैसा नहीं था। उन सारे लोगों को, उन सारे लोगों तक न्याय पहुंचे, न्याय मिले, इसलिए यह व्यवस्था की गई है। आज हम बात करेंगे औद्योगिक विवाद में मध्यस्थता से कैसे चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में निर्मल रंजन जी हैं, जो झालसा में मध्यस्थ हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार, जोहार। ये बताएं कि मध्यस्थता में और औद्योगिक विवाद, ये दोनों में क्या साम्य है और क्यों इसके साथ जोड़ा गया? पहले तो औद्योगिक विवाद मामला जाता था ट्रिब्यूनल में और ये वो, हाँ, ट्रिब्यूनल में जाता था। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना 1947 में जी। उसकी धारा 10A में ये प्रावधान दिया गया है कि इसको मध्यस्थता के द्वारा किसी भी डिस्प्यूट को, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को का समाधान कम समय में, कम खर्च में किया जा सकता है। जी। इसकी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कुछ उदाहरण देकर के बताएं कि कैसे। जैसे उदाहरण के लिए जमशेद टाटा कंपनी जो है, कंपनी और लेबर्स के बीच में काफ़ी डिस्प्यूट होता रहता है। ये मामले तो लेबर कोर्ट में जाता है, लेबर कोर्ट में जाता है, लेकिन उससे पहले ये जो आर्बिट्रेशन है, मध्यस्थता जिसको बोल रहे हैं हम, वो मध्यस्थता के द्वारा भी उसको कोर्ट न जाकर बाहर, कोर्ट के बाहर इस चीज़ को समाप्त किया जा सकता है। मूल रूप से 3 स्टॉक होल्डर होता है वहाँ पर, एक ट्रेड यूनियन, एक जो एम्प्लॉय है वो, और एक जो मैनेजमेंट है वो। आमतौर पर ये 3 स्टॉक होल्डर होते हैं। इन 3 स्टॉक होल्डर्स में जो पीड़ित होता है वो 2 होता है, एक एम्प्लॉय होता है और दूसरा ये क्या नाम, ट्रेड यूनियन होता है। ट्रेड यूनियन होता जो ट्रेड यूनियन, और वो उसके खिलाफ जाता है कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ। वो अपने उसमें भी 2 तरह की चीज़ें हैं, जैसे एक परमानेंट नौकर है, एक ठेका मजदूर है, एक वो क्या नाम है, दिहाड़ी मजदूर है, कभी आया कभी नहीं काम किया। तो उसके साथ अगर कहीं भी कोई समस्या आती है तो समस्या के लिए मजदूर क्लास, ट्रेड यूनियन मध्यस्थता के लिए जाए या मैनेजमेंट भी मध्यस्थता के लिए जा सकती है। दोनों जा सकते हैं जी। डिस्प्यूट, मेनली डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है, जैसा आपने बताया कि लेबर्स हैं, परमानेंट लेबर्स हैं, वेजेस वाले हैं, ठेका मजदूर हैं। मूल है कि अस्थाई करिए, हमको अस्थाई करिए। दूसरे की हमारी जो समस्याएं हैं, जो दूसरे परमानेंट को देते हैं वो हमको दीजिए। हमारे यहाँ किसी के साथ दुर्घटना घट गई है तो उसको जो कंपनसेशन मिलना चाहिए उचित, वो कंपनसेशन तुरंत दीजिए। यही सारा कुछ हमारे क्या नाम है, आवास सही नहीं है, आवास सही बनवाइए, पीने का पानी, यही सारी समस्याएं हैं। देखिए, हर एक इंडस्ट्रीज में जो भी लेबर कार्य कर रहे हैं, काम करते हैं, चाहे वो परमानेंट हो
वेजेस पर हों या मजदूरी कर रहे हैं जी। वो, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट तो बनता ही है इंडस्ट्रीज़ का कि मैं आपको पर डे ये दूंगा। कुछ ऐसे भी बनते हैं कि जैसे आप अभी 6 महीने तक इस तरह से काम करें, बाद में मैं आपको रेगुलराइज करूंगा। ये सब डिस्प्यूट का कारण है, मैनेजमेंट नहीं कर पाती है तो डिस्प्यूट होता है। और एक इंडस्ट्रीज़ में नियर अबाउट 1 या 2 ट्रेड यूनियन भी तैयार हो जाते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है, हर एक ट्रेड यूनियन अपने लेबरों के लिए देखता है, कुछ पॉलिटिकल भी हो जाते हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें अगर कोर्ट वो जाते हैं तो कोर्ट में एक समय का वर्षों लग जाएगा उनको उनके डिस्प्यूट को लाने में। दोनों में से कोई भी मैनेजमेंट या लेबर या ट्रेड यूनियन जो भी हैं वो अगर चाहें तो अपने द्वारा मनोनीत किसी तीसरे पक्ष को, जो इंडिविजुअल है, निष्पक्ष होगा, उनकी बातों को मानने के लिए तैयार हों तो वो दोनों जा सकते हैं उनके पास स्वेच्छा से। लेकिन होता क्या है कि जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ और मैनेजमेंट और लेबर्स हैं तो डिस्प्यूट तो उनके घर से स्टार्ट हुआ है, तो वो जो स्वेच्छा से इन लोग जाते हैं तो उस बीच में क्या होती है कि डिस्प्यूट वो सॉल्व नहीं होता है, मध्यस्थता नहीं हो पाती है। तो उसके लिए उसके बाद वो चले जाते हैं ट्रिब्यूनल में या लेबर कोर्ट में जाते हैं। लेबर कोर्ट भी आर्बिट्रेशन को मान्यता देते हैं, वो भेजते हैं कि आप हमारे ज़्यादा मनोनीत लोग हैं उनके पास जाएं, वहाँ अपने डिस्प्यूट को ख़त्म करें। 2 तो ये स्वेच्छा से हो रहा है इनका। तीसरा एक आता है कि मान लीजिए कोई मनोनीत व्यक्ति हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो निष्पक्ष हैं, किसी के बारे में वो सही निर्णय लेंगे, तो और ये गाइडलाइन जो आर्बिट्रेटर बनते हैं, जो मध्यस्थ बनते हैं, उसमें उनकी बातों को सुनने की दोनों पर पकड़ होनी चाहिए कि वो जो बता रहे हैं जिसको मानने को दोनों तैयार हों। अगर दोनों मान जाते हैं तो कोर्ट ना जाकर कोर्ट के पहले ये सारी चीज़ डिस्प्यूट को ख़त्म की जा सकती है। नहीं, एक तो 2 है ना, एक तो प्री मीडिएशन है, हाँ, और एक पोस्ट मीडिएशन। पोस्ट मीडिएशन। तो प्री मीडिएशन की आप बात करें, पोस्ट मीडिएशन, या दोनों इसमें शामिल दोनों शामिल है। अच्छा। एनी टाइम एनी वेयर, कहीं भी आप अगर आप मान लीजिए जैसे मैंने आपको एक बना लिया कि आप हमारे मध्यस्थ बने, हमारे वो तो पहले से चला रहा है समाज में, पंचायती का कि किसी को मान लीजिए कि पंच है और उसके सामने जाकर फैसला कर लीजिए, तो वो आर्बिट्रेशन और जो प्राधिकरण का ये क्या नाम है, विधिक सेवा प्राधिकार का आर्बिट्रेशन है, दोनों में क्या फ़र्क है? इसमें जो है यहाँ जब आएगा तो यहाँ वो एक्सपर्ट मीडिएटर जाएंगे या दोनों पक्ष कोई तीसरे को चुनेगा तो वो हो सकते हैं? तीसरे को चुन सकते हैं, उसके लिए मीडिएटर बनना कोई ज़रूरी नहीं है। कोई थर्ड पर्सन जो निष्पक्ष हो, वो तो होता ही रहा है। हाँ, रहा है। और आर्बिट्रेशन का जो ऑर्डर, जिसको पुरस्कार बोला जाए या अवार्ड बोला जाए, उसकी मान्यता कोर्ट के बराबर की दी जाती है। लेकिन उसमें भी कहीं कहीं डिस्प्यूट होता है तो लोग अपील में चले जाते हैं। डे बाय डे कुछ ना कुछ नया चीज़ आ रहा है इन लोगों का। किसी भी निष्पक्ष व्यक्ति को आर्बिट्रेटर बनाया जा सकता है। आर्बिट्रेटर कौन बनाएगा? दोनों पक्ष मिलके चुन लेंगे या दोनों? प्राधिकार की जरूरत नहीं है, दोनों पक्ष मिलके कर सकते हैं। और एक कोर्ट के द्वारा मनोनीत जो होते हैं वो कोर्ट के द्वारा मनोनीत आर्बिट्रेटर होंगे। तो कोर्ट जाने पर कोर्ट से जो मामला बनता है कि आर्बिट्रेटर हमारा ये जा रहा है और इसके साथ आपको बैठना है। कुछ जगह जैसे कि व्यवसायिक मामलों में ये तय कर दिया गया है कि आप सबको सबसे पहले प्री मीडिएशन में जाना है, जब वहाँ सॉल्व नहीं होगा तब कोर्ट जा सकते हैं। प्री लिटिगेशन में जाना है, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी है क्या? या मामला ये कोर्ट में पड़ा हुआ है, उसमें दोनों में से कोई एक पक्ष यह कहता है कि हम आर्बिट्रेशन में जाना चाहते हैं, या कोर्ट यह महसूस करती है, लेबर कोर्ट ही महसूस करती है कि आपको आर्बिट्रेशन में जाना चाहिए, तो वो लेबर कोर्ट जो है वो आर्बिट्रेटर में ये अपॉइंट कर देगी। वो भी दोनों की मर्जी से, दोनों पक्षों की मर्जी से किसी ऐसे व्यक्ति को चुनेगी जिसकी बातें दोनों सुन सकें। एक तो कोर्ट के द्वारा होता है, मध्यस्थ दिया जाता है, प्री लिटिगेशन में हो या आफ्टर पोस्ट, मान लीजिए कोर्ट में चला गया मामला, वो डिस्प्यूट आ रही है। कुछ लोग तो पहले से नामित होते होंगे ना कि आर्बिट्रेटर के लिस्ट में हैं और वो लोगों को ही लेबर कोर्ट बनाएगा, क्या कि ऐसे कैसे भरोसा बनेगा? कैसे? वो तो देखिए कोर्ट के पैनल में कुछ तो आर्बिट्रेटर बनते ही हैं। वही। और कुछ ऐसे इंडिविजुअल जैसे पंच जो होते थे पहले गाँव में,
एक समिति, एक 5 लोगों की ग्रुप बनती थी, उसके हिसाब से उनका डिसीजन होता था, उसको लोग मानते थे। ये आर्बिट्रेटर एक आदमी हो सकते हैं, 10 आदमी भी हो सकते हैं, पैनल में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। जो डिसीजन उनका अवार्ड होगा वो कानून के बराबर का है। कुछ एग्जाम्पल दीजिए जिसमें कि आर्बिट्रेशन हुआ और ये क्या नाम है, दोनों पक्षों ने मान लिया है। 1-2 एग्जाम्पल अगर आपको ध्यान में। ध्यान में ऐसा आ रहा है कि जमशेदपुर टाटा स्टील कंपनी जो है, उनकी डिस्प्यूट और डे बाय डे होती रहती है। वो सबसे पहले प्रेफर करते हैं कि हम आर्बिट्रेशन के थ्रू ही, मध्यस्थता के थ्रू इस चीज़ों को ख़त्म करें। उनका हुआ है, ONGC और पाइपलाइंस का है, उनका भी हुआ है। इवन दो हम लोग इंडिया छोड़कर इंटरनेशनल में भी चले जाएं तो जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसको बहुत मान्यता देता है। इंग्लैंड, जापान, बहुत सारे देश इसको प्रेफर करते हैं कि हम मध्यस्थता के द्वारा चीज़ों को ख़त्म करें। ये सबसे सरल, कम खर्च, कम समय में आपके समस्या का निदान करता है। नहीं तो ये सॉल्व कैसे, जो तीसरा जो स्टॉक होल्डर है वो है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री कैसे इन चीज़ों को वो करेगी कि भाई, देखिए इंडस्ट्रीज तो हो गई, एक पार्टी की इंडस्ट्री हो गई, या इसको मैनेजमेंट बोल दें हम। दूसरी हो गई लेबर्स, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स, परमानेंट लेबर्स, ये 2 हो गए। डिस्प्यूट तो इन्हीं दोनों के बीच में आ रही है। अब मान लीजिए वो कोर्ट न जाकर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाए जिसकी बातों को सुनने को दोनों तैयार हों, और वो निष्पक्ष भाव से दोनों की प्रॉब्लम को सुने और चीज़ों को दोनों के द्वारा ही निकाला जाए। एक हो सकता है कि इंडस्ट्रीज़ बोलेगी मैं वेजेस इतना नहीं दूंगा, मैं इतना ही दे सकता हूँ, तो इंडस्ट्रीज़ की स्थिति, बोनस, ये सारी चीज़ें उसमें काउंट करेंगी। और एक पॉइंट पर आकर कहीं ना कहीं तो आखिर मेटलाइज तो होगी, चीज़ें दोनों के बीच से निकल के आ रही हैं। तो नहीं, एक सिचुएशन हम रख रहे हैं। मान लीजिए कि ठेका मजदूर है जिसको कॉन्ट्रैक्ट लेबरर का जो ठेकेदार है वो लेकर के आया है, तो उसका जो डिस्प्यूट होगा वह डिस्प्यूट तो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर का जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर जो है, इंडस्ट्री कहेगी हम कुछ नहीं जानते हैं, हाँ, वो आप कॉन्ट्रैक्टर, हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। दुर्घटना होने पर भी बोले कि हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपने यह मेंटेन नहीं किया, वह मेंटेन नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और हम आपका जिम्मा नहीं जानते हैं। देखना है तो देख लीजिए कि हमारे एग्रीमेंट में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है। वैसी स्थिति में वह व्यक्ति जो पीड़ित है वह कैसे जाएगा? कहे कि अपने यहाँ एक बड़ी समस्या बन गई है गवर्नमेंट्स में खास करके और इंडस्ट्रीज में कि अब सीधे बहाल नहीं करके कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट लेबर आते हैं और उस लेबर से अधिकतम काम, जो रूटीन काम है, वो लिए जा रहे हैं, और उनकी कोई जवाबदेही इंडस्ट्री नहीं लेती, उनकी सुनती भी नहीं है, उनके ट्रेड यूनियन की भी नहीं सुनती है। तो वैसी स्थिति में वो क्या करें? इसलिए कॉन्ट्रैक्टर जो है वो न मजदूरों के साथ खड़ा है न कंपनी के साथ खड़ा है, लेकिन जब खड़े होने की नौबत आती है तो मालिक के साथ खड़ा हो जाता है। तो ये एक टिपिकल सिचुएशन है। तो उनकी जो ट्रेड यूनियंस है, लेबर्स की एक यूनियन तो बनती है, कहीं भी जाएंगे, किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाए, उनकी एक यूनियन बनती है। वो यूनियन तो फाइट करने के लिए आ ही सकते हैं हमारे पास, आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, जाते ही हैं। लेकिन एक तो जैसे कानून है ना, कानून यह है कि परमानेंट नेचर के काम में आप ठेका रख करके काम नहीं चला सकते। गवर्नमेंट में भी है, इंडस्ट्रीज में दोनों में, लेकिन दोनों तोड़ते हैं। गवर्नमेंट ही खुद तोड़ती है, जितने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, आप चले जाइए बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, लगभग 40%, कहीं 50% भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। इवन पढ़ाने लिखाने वाले कॉन्ट्रैक्ट में है, वो प्रोफेसर हो, टीचर हो, डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट में है। हाँ, डॉक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं, तो वो जितने कॉन्ट्रैक्ट पे इनको पे किया, नर्सेज कॉन्ट्रैक्ट में है, पैथोलॉजी के सारे स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट में है, पैथोलॉजी का सारा काम कॉन्ट्रैक्ट में होता है, इमेज का सारा काम कॉन्ट्रैक्ट में चल रहा है। तो वैसी स्थिति में अगर डिस्प्यूट होता है तो वो किसके खिलाफ कहाँ कंप्लेन करे? अपने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ करे, जहाँ वो काम कर रहा है वहाँ करे, कैसे करे? इसलिए कि परमानेंट नेचर में संवैधानिक रूप से दायित्व बनता है कि आप उसमें अस्थायी कर्मचारी रखिए।
एक खास टाइम फ्रेम के बाद भी कहते हैं कि 180 दिन अगर कंटिन्यूस पूरा हो जाता है तो 180 दिन के बाद आपको रखना पड़ेगा, लेकिन कोई करता नहीं है ये। वो 180 डेज से जस्ट एक दिन पहले बैठा देंगे, हो गया उनका कॉन्ट्रैक्ट वही चलते रहते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा आता है कि वो कंटिन्यूस सालों भर काम कर गए, मैनेजमेंट उनको रेगुलाइज नहीं करती है, तो वो ऐसे उनके अधिकारों की रक्षा करने की जवाबदेही अदालतों को तो है ही है। इन अदालतों में बहुत लंबा मामला चलता रहता है, बहुत लंबा चला जाएगा, 10 साल 20 साल 25 साल तक चलता है, पता नहीं तब तक रिटायरमेंट का एज आ गया। तब तक उस लेबर के पास उतने पैसे भी नहीं है कि वो जाके खर्च। मालिक तो इसी में थकाता है ना, कॉन्ट्रैक्टर इसी में थकाता है कि आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, चलिए लड़िए, लड़ते हैं हम आपके साथ। नहीं, जैसे लेबर इस तरह के डिस्प्यूट के लिए तो वो लेबर कोर्ट जा ही रहे हैं, न्याय मांगने के लिए उनके पास जा रहे हैं। और लेबर कोर्ट के थ्रू लेबर कोर्ट भी प्रेफर करती है कि अगर आर्बिट्रेशन के थ्रू इनको, मीडिएशन के थ्रू इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए तो ये कम समय में लेबरों को बेनिफिट मिल सकती है या उनका समस्या का समाधान किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वो अपॉइंट करते हैं, एक तो लेबर कोर्ट खुद अपने ही करते हैं। आप जैसे मध्यस्थता में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, तो आपको मध्यस्थता में मध्यस्थता का काम करने के लिए वहाँ जो मेंबर सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जो आपको काम अलॉट करते हैं कि यह डिस्प्यूट आप सुलझाइए, ठीक है ना। तो उसके लिए टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम में अपना सुलझाते हैं, नहीं सुलझा तो वापस हो जाता है। उसी तरह से आर्बिट्रेशन में है क्या है प्रोसेस? सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस मीडिएशन एडीआर के अंदर में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो एडीआर से बाइंडिंग तो सभी लोग हैं, आर्बिट्रेशन हो, कैंसिलेशन हो, मीडिएशन हो, जितनी भी चीज़ें हैं सब एडीआर के इनसाइड है। तो उसके हिसाब से सारे बाइंडिंग तो उसी हिसाब से चलेंगे जो मध्यस्थता में चलती है। यहाँ अलॉटमेंट की बात जो बोल रहे हैं, एक तो लेबर कोर्ट खुद प्रेफर करता है, खुद ही मीडिएशन करता है कि दोनों के बीच में हम लोग मीडिएट करके इस चीज़ को सॉल्व करें। अगर फिर भी डिस्प्यूट न माना गया, नहीं सॉल्व होता है, तो वो कोर्ट में आते हैं, अपील कोर्ट में जाएंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कोर्ट में जा रहे हैं, न्यायपालिका के पास जा रहे हैं। उनके पास जाने के बाद फिर वो एक उनको मौका दिया जाता है मध्यस्थ के द्वारा उनको ख़त्म करने के लिए। इन एनी केस मान लीजिए कहीं पर आके वो डिसॉल्व नहीं होता है तो कोर्ट अपने अधिकार का प्रयोग करेगी। और अगर इधर इनका पहले ही अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता है तो एज गुड एज ये होता है कि अगर मान लीजिए कोर्ट करती है किसी भी डिसीजन को तो एक पक्षीय हो जाएगी वो, उसमें कोई एक पक्ष संतुष्ट होगा, एक असंतुष्ट होगा। जब ये मध्यस्थता के द्वारा की जाएगी तो दोनों पक्ष विन विन पोजीशन में रहते हैं, दोनों की कुछ बातें आती हैं, कुछ बातें छूटती हैं। तो इस तरह से उन लोगों का किया जा सकता है। अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में जैसे कि मध्यस्थता में है या जो लीगल ये कहना है सहायता के मामले में है कि जो वंचित तबका है उस वंचित तबकों को, इसलिए कानून नहीं जानता है ना, जो लेबर का काम कर रहा है उसको कानून नहीं पता है। और कोर्ट में या आर्बिट्रेशन में जो लड़ाई होगी वो भावनाओं पर तो होगी नहीं, भावनाओं पर नहीं होगी। तो जो कानून कहता है उसके हिसाब से होगी। वो देखेगा कि कॉन्ट्रैक्टर की क्या जवाबदेही थी और वो देखेगा कि इंडस्ट्री क्या जवाबदेही थी, उसके हिसाब से उस चीज़ों को तय करेगा। इसको पता ही नहीं है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या है, ट्रेड यूनियन एक्ट क्या है, इंडस्ट्रियल एक्ट क्या, उसको कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता। तब ऐसी स्थिति में अगर कानूनी सहायता चाहे कि हमको कानूनी सहायता मिले तो वही प्रोविजन है जो मध्यस्थता, जो हमारे मध्यस्थता का है, सेम प्रोविजंस पर चल रही है। जो लोग जैसा कि मैंने बताया अपने ये शुरुआती दौर में कि जो लोग SC हैं, ST हैं, महिलाएं हैं, ट्रांसजेंडर हैं या 3 लाख से आमदनी जिनकी कम है, वो सारे लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। वहाँ भी कानूनी सहायता चाहे तो अपने लिए एडवोकेट बहाल कर सकते हैं या अपने लिए जो भी सहायता, वो तो फिर आपको सरकार ही देगी, कोर्ट ही देगी आपको। लॉयर्स, पैनल लॉयर्स उनके पास होते हैं जो कि खर्च उनकी 1 रुपये की खर्च नहीं होगी उसमें, वो उनको अलॉट किया जाएगा। एडवोकेट्स आपके बिहाफ में वहाँ कोर्ट में बातों को रखेंगे। आपकी जानकारी में खास करके कॉन्ट्रैक्ट लेबर के मामले में किस तरह से डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हुए हैं और क्या स्थिति है उसकी? देखिए, हमने अभी तक जितना किया है सारे तो कॉन्ट्रैक्ट थे नहीं, सब परमानेंट वाले थे। हमारी नज़र में कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स का नहीं आया अभी तक। लेकिन अब जो सिनारियो आ रही है, सारे डॉक्टर्स, आपके पैरामेडिक टीचर्स हुए या पैरामेडिकल हुआ, पैरामेडिकल स्टाफ जितना है,
जितने हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट पर आ रहे, तो अब ये डिस्प्यूट तो आगे धीरे धीरे अब तो पुलिस ऑफिशियल जो है कॉन्ट्रैक्ट पर आने लगे पुलिस ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट पर आने लगे हैं। 2 साल 3 साल कॉन्ट्रैक्ट है, रिटायरमेंट के पहले भी, रिटायरमेंट के बाद भी, है ना। एक एज में वीआरएस ले लिया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पर किसी में चले गए, अच्छा है ना। तो वहाँ दिक्कत ये है, अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि लेबर कमिश्नर भी कॉन्ट्रैक्ट पर Yes, आए yes. कि ठीक है 2 साल 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रहिए। ये जो समस्या है उनका दरअसल रक्षक कौन होगा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है ना? तो इसलिए- अंतर यही है कि वो पुलिस अफसर है, अंतर है कि प्रोफेसर है ना, अंतर है सिर्फ डिजिग्नेशन का, हाँ। है तो कॉन्ट्रैक्ट पर ही। देखिए इस तरह के अब क्या डिस्प्यूट कि लेबर की जो मान्यता अपने यहाँ इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत है जी। वह दूसरी है, हाँ, हाँ। प्रोफेसर की मान्यता दूसरी है, टीचर की मान्यता दूसरी है, अनस्किल्ड स्किल्ड हो गए। अनस्किल्ड और स्किल्ड का जो प्रॉब्लम है, तो उसमें सॉर्ट आउट करना कि वहाँ कौन किसके पास जाएगा। देखिए जाने के लिए तो जैसे हम लोग कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है, और सबके लिए न्याय सबके लिए है, सभी लोग जा सकते हैं। वहाँ देखा जाएगा कि सचमुच में ये एक्सेप्ट करने लायक है, करने लायक है नहीं, ये वो तो फिर न्यायपालिका के पास की चीज़ें हो जाएंगी कि उनके मतलब उनसे वो डिस्प्यूट वहाँ जाएगा। डीएलए से भी देख सकता है कि हाँ, भाई हमारे यहाँ इसको करने लायक एकदम। है कि नहीं, इसको हम भेजे कि नहीं भेजे। आज तक हम लोगों ने जितना भी केस किया है, प्री लिटिगेशन हो या पोस्ट लिटिगेशन हो, सारे कोर्ट के माध्यम से ही हम लोगों के पास आ रही है। कोई भी हम लोगों के पास डायरेक्टली तो नहीं आ रहा है, भाई आपको हमने एज ए मीडिएटर रखा है, वो कैसे रखेगा, नहीं रख वो तो आपको जानता ही नहीं, जानता ही नहीं कैसे रखेगा। अब मान लीजिए जानकार भी हैं अगर, तो कोई डायरेक्टली आपके पास नहीं आएगा, क्यों लोगों को आएगा भी तो आपके कहने का करने का कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, उसकी तो कोई मान्यता कहीं नहीं है। जब तक वो किसी बाइंडिंग में नहीं रहेंगे तब तक तो वो सुनेंगे ही नहीं किसी का। चाहे एक इंडिविजुअल को कहीं पर भेज दिया जाए कि आप उनसे बात करके अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए, और अपोजिट सेकंड पार्टी आपके पास आएगी ही नहीं, तो डिस्प्यूट तो वहीं का वहीं रह गया। तो कहीं ना कहीं बाइंडिंग तो होनी चाहिए। नहीं, ये कैटेगराइजेशन हम समझना चाहते हैं कि मजदूर के अलावा हाँ, जो दूसरे क्लास के लोग हैं वो भी जा सकते हैं या सिर्फ मजदूर सब ही लोग जा सकता है? सकते हैं। जिनके साथ कोई प्रॉब्लम अगर आती है कहीं, वो इस स्टेज पर कहीं भी जा सकते हैं, प्री लिटिगेशन में भी जा सकते हैं, पोस्ट लिटिगेशन में भी आ सकते हैं। नहीं, जो आर्बिट्रेशन आप कह रहे हैं इंडस्ट्रीज के अलावा सब जगह गवर्नमेंट्स में भी लागू होता है नहीं, arbitration? जनरली देखिए आर्बिट्रेशन जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कारण ही हो वही रही वही है। तो कह रहे हैं इंडस्ट्रीज का ही हाँ, मामला इंडस्ट्रीज के बेस इंडस्ट्री में जो भी एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय हैं उनके लिए, A to Z उन Z। सब के लिए। और जैसे हम लोग 2-3 तरह से जगते हैं ना, एक गवर्नमेंट करती है, एक आर्बिट्रेटर है, उनके वो एक पैनलाइज्ड आर्बिट्रेटर की लिस्ट बनी हुई है, तो कोर्ट भी उनको अपॉइंट करती है कि आप आर्बिट्रेशन। गवर्नमेंट तो अथॉरिटी है ही। नहीं, उसके अलावा की बात बोल रहे हैं, जो लोग आर्बिट्रेशन करते हैं, जैसे गवर्नमेंट का डिस्प्यूट होता है, रेलवेज का है, आपका क्या बोलते हैं वाटर सप्लाई है, इस तरह के जो गवर्नमेंट की जो मैटर्स हैं वो आर्बिट्रेशन से बहुत जल्दी ख़त्म की जा सकती है प्रॉब्लम को। रोड कंस्ट्रक्शन का है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्चर का है, इसमें जिस पर पब्लिक यूज़ कीजिए चाहे। आपने जिस तरह के मामले सॉल्व किए उस मामले में किस तरह के मामले आए, इंडस्ट्री से आए या इस तरह के? नहीं, मेरे पास तो इंडस्ट्रीज के आए थे, मैंने इंडस्ट्रीज का ही किया है। इंडिविजुअल्स तो ट्रेड यूनियन आया कि इंडिविजुअल आया? इंडिविजुअल नहीं, ये मैनेजमेंट आई थी। मैनेजमेंट आई थी। मैनेजमेंट तो आमतौर पर जाती नहीं है, मैनेजमेंट तो देखती है कि भाई इनको पीड़ित है, मैनेजमेंट तो हमेशा अपर हैंड में रहती है। तो दोनों को ही होती है, वो तो अपर हैंड में है ना। परेशान तो ये हम आपके गेट बंद कर दें, गेट बंद कर दें तो आपकी एंट्री बंद हो जाएगी, किसाई खत्म हो गया। अब मान लीजिए कोई ट्रेड यूनियन ऐसा है कि आपको घुसने ही नहीं दे रहा है, आपके यहाँ जा ही नहीं रहा है, उनका कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन वो जा नहीं रहे हैं, तो उसके लिए तो कोई ना कोई जवाबदेह तो होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि 2 साल तक आपको काम करना है, और वो लोग आ ही नहीं रहे। नहीं, वो आ नहीं रहे, उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। दो स्थिति आ नहीं रहे, वो ऐसी भी स्थिति थी हमारे पास। मैंने कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कि मजदूर की तरफ से? कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर दे नहीं रहा था? दे नहीं रहा था, तो एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो हुई। कैसे रिजॉल्व किया आपने उसको? देखिए, उनके जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको बुलाया गया, कोर्ट के माध्यम से ही आया था, और उनको बुलाया गया, उनको समझाया गया कि प्रोडक्शन अगर नहीं होगी तो आपके लेबर भूखे मरेंगे, और आपको क्या मिलेगा इस।
नहीं, हमारी बात मैनेजमेंट नहीं मान रही। आज लेबर का जो वेजेस है वो बढ़ गया है। हाँ, कल जो था जिस पर हम कॉन्टेक्ट किए थे, हाँ, एग्रीमेंट बना था, उस एग्रीमेंट उस एग्रीमेंट के आधार पर हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए हम भेज के भी क्या करेंगे जिसमें हम फुलफिल नहीं कर पा रहे, अपने लेबरों को वेजेस नहीं दे पा रहे। वैसी स्थिति में वेजेस का कुछ रिवाइज किया गया करके फिर उनको भेजा गया, वो भी रेडी हुए, मैनेजमेंट भी रेडी। जैसे गवर्नमेंट्स में होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उसमें अगर मटेरियल का दाम बढ़ जाता है या लेबर रेट बढ़ जाता है, तो उसमें भी एक है ना सर, उसमें भी मतलब ये एक है कि मान लीजिए कि रिवाइज तो किया ही जाता है टाइम टू टाइम। मान लीजिए आज एक कॉन्ट्रैक्ट लिया गया 200 रुपये में और मटेरियल रेट्स भाग गए, तो कॉन्ट्रैक्टर अपने घर से तो लाएगा नहीं, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टर तो मांगेगा ही कि भाई लेकिन मैनेजमेंट आमतौर पर यही कहती है कि भाई हाँ, आप जिस समय किए, हम तो बताए थे कि आपको 5 साल के लिए हमको चाहिए, नहीं उसमें ये नहीं था कि फ्लक्चुएशन होगा, फ्लक्चुएशन होगा ही। लेकिन आज के ज़माने में जितने भी अब जो हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, उस पर नीचे एक लिखा है एज पर द मटेरियल कॉस्ट, वो किया जा रहा है। या लेबर वेजेस का जो मामला है, लेबर वेजेस में भी बढ़ोतरी होती है, गवर्नमेंट ही फिक्स करती है कि इतने % उनको मिलना चाहिए, इस रेट से उनको लेबर को पेमेंट आना चाहिए। तो चलिए, कानून के बात में बस आज तो बस इतना ही। अगर आप इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, किसी भी तरह की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आपका कोई मामला वहाँ पर उलझ जाता है, तो उसके समाधान के लिए आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। आर्बिट्रेशन में जाने के लिए सबसे उत्तम साधन है कि आप विधिक सेवा प्राधिकार की मदद लें, स्टेट लेवल पर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी और सेंट्रल लेवल पर भी। चलिए, अगली बार मिलते हैं किसी और मुद्दे पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।